हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड। आज अपने को इसका नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ कंपाउंड यानी यौगिक ऐसे होते हैं जो आपस में मिलकर नए यौगिक बनाते हैं, जिनको हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब जो दो कंपाउंड मिलकर एक नया योगात्मक यौगिक यानी एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, वो दोनों कंपाउंड ही स्टेबल होते हैं। और स्टेबल हैं क्योंकि उनमें उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज कंप्लीट होती है। फिर भी वो नए कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये जानना हमारे लिए रोचक है। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अमोनिया NH3, जिसमें नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी जो होती है वो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 3 बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई हो जाती है। इसी प्रकार कोबाल्ट क्लोराइड में कोबाल्ट 3+ आयन 3 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। अब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को जब मिश्रित किया जाता है तो एक नया यौगिक बनता है COCl3 6NH3। ऐसे यौगिक को हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इनके व्यवहार के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखते हैं पहले इनमें डिफरेंस क्या है, डबल सॉल्ट किसको कहेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहेंगे। देखिए, डबल सॉल्ट वे कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपने KCl पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर लेते हैं तो अपने को एक नया कंपाउंड बनता है KCl MgCl2 6H2, जिसे हम कार्नेलाइट कहते हैं। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ठीक इसी प्रकार अपन एग्जांपल लिया था कोबाल्ट क्लोराइड वाला। नया एग्जांपल लेते हैं कि KCN K+ और Cn- आयन से मिलकर बना है। वहीं FeCN2 Fe2+ और साइनाइड आयन से मिलकर बना है। इन दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो अपने को एक नई एंटाइटी मिलती है K4FeCN6। ये नया कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखो, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खास अंतर क्या है। डबल सॉल्ट जो होता है उसमें जो मेटल आयंस हैं और जो एनाइंस हैं उनके बीच प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आयन और जो ऋणायन है, जिनको हम बाद में लिगेंड कहेंगे, उनके बीच उपसहसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में, तो डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे KCl MgCl2 6H2 जो था वो सॉलिड स्टेट में तो वही फॉर्मूला रखेगा, उसमें वही चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही इसको सॉल्यूशन फेज में लेके जाएंगे, जैसे इसको जल में विलय कर देंगे, तो ये जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इसमें प्रेजेंट है, जिनसे ये मिलकर बना है, वो सारे आयंस ये सॉल्यूशन में दे देता है। जैसे ये K+ भी दे देगा, Cl- भी दे देगा, Mg2+ भी दे देगा और MgCl2 से भी Cl- दे देगा। तो अगर इसका अपन टेस्ट लगाएं तो ये पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, Cl- इन सब के टेस्ट देगा। लेकिन ठीक इसी प्रकार अगर अपन K4FeCN6 जो कंपाउंड है उसका अगर अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसे हम कह रहे हैं, उसको सॉलिड स्टेट में भी वो अपनी एंटाइटी बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, आइडेंटिटी बनाए रखता है। और जब उसको सॉल्यूशन में लेके जाते हैं तो भी वो ब्रेक होता है, लेकिन वो पोटेशियम प्लस आयन और FeCN6 होल 4- आयन, ये 2 प्रकार के आयन देता है। अब ये Cn- आयन का टेस्ट नहीं देगा, जबकि इसके अंदर प्रेजेंट था।
क्योंकि वो Cn- आयन जो है वो आयरन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है, वो आयनित नहीं होता। इसलिए यहाँ एक नया आयन बन गया FeCN6 4-, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो ये खास फ़र्क होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इनकी स्टडी के लिए अगली जो थ्योरी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ डबल सॉल्ट के भी काफ़ी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनकी बॉन्डिंग, अब इनके बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ये जानने का सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो किया था वर्नर ने, जिसको हम वर्नर्स थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। वर्नर ने बेसिकली कोबाल्ट 3rd एमीन और प्लेटिनम 4th एमीन्स कॉम्प्लेक्स जो थे उनकी स्टडी की थी और इनकी बॉन्डिंग के बारे में बताया था। वर्नर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही दे चुकी थी। जब तक संयोजकता की जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है उसका विकास नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने वैलेंसी के बारे में कह दिया था। तो अगर हम कोबाल्ट 3rd एमीन्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जब कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अमोनिया को मिश्रित किया जाता है तो ये देखिए COCl3 6NH3 5NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3, इस प्रकार के कई सारे कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। उन्होंने अलग अलग रेशियो में उनको देखा और तो उनका कलर अलग अलग था, तो उन्होंने देखा कि ये अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। इनका कारण क्या है कि इसकी व्यवस्था अलग होएगी, इसमें जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट टाइप से सेटिस्फाई हुई होगी। तो उन्होंने इस आधार पर 2 प्रकार की वैलेंसीज बताई, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल होती है और ये आयनिक बॉन्ड से बंधित होती है और ये हमेशा जनरली एनाइन से संयुक्त होती है, सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सिलरी वैलेंसी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखती है, सेटिस्फाई बाई आइदर बाई एनाइंस और बाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और आजकल जो नए शोध हैं वो ये बताते हैं कि कभी कभी डनाइन से भी सेटिस्फाई होती है। ये एक्चुअली उस मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड होती है और आयनित होने वाली होती है, यानी प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए जो आयन्स हैं वो सॉल्यूशन में जाते ही आयनित हो जाते हैं और आयन देते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से जो आयन्स बनते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और सॉल्यूशन में वो आयन्स नहीं देते हैं और ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी जिन आयन्स या जिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स जिनको हम बाद में कहेंगे उनसे जो सेटिस्फाई होती है वो इस मेटल आयन के अराउंड एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या डायरेक्शनल है। जबकि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम एक कंपाउंड लें कि CONH3 और बड़े ब्रैकेट लगाकर फिर बाहर लिखते हैं Cl3, तो इसका मतलब ये बाहर जो क्लोराइड आयन है ये प्राइमरी वैलेंसी को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे इसको विलियन फेज में ले के जाओगे 3 क्लोराइड आयन दे देगा और एक CONH3 ऑल +3 आयन देगा जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हमेशा और हमेशा जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी रखी जाती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो एनाइंस होते हैं उनकी जो संख्या है वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का। इसके 2 मेथड है इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के। एक ग्रेविमेट्रिक मेथड है जिसमें हम प्रेसिपिटेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें जैसे मान लो ये कोबाल्ट और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट एमीन, इन कॉम्प्लेक्सेस में बाहर कितने क्लोराइड आयन्स हैं अंदर कितने, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि AgNO3 का सॉल्यूशन डालते हैं और कितने मोल AgCl अपने को प्राप्त होता है। अगर बाहर 3 क्लोराइड होंगे तो 3 मोल AgCl अवक्षेपित होगा। ऐसे ही
अगर कंपाउंड आपका कोबाल्ट पेंटाइमीन क्लोराइड है और बाहर 2 क्लोरो आयंस हैं तो 2 AgCl अवक्षेपित होगा। ठीक इसी प्रकार से फिजिकल मेथड जिसको हम मोलर कंडक्टेंस उसमें मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बाहर वाली है जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनित होती है, तो 3 आयंस देगा और 1 आयंस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का बन जाएगा, तो टोटल 4 आयंस हो गए। तो 4 आयंस के कारण मोलर कंडक्टिविटी होगी। अगर बाहर 2 क्लोराइड आयन है तो अंदर वाला तो 1 क्लोराइड आयन आयनित होगा नहीं, तो अंदर तो जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है वो एक एंटाइटी के रूप में काम करेगा और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 आयन की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे 3 आयंस बनेंगे टोटल। इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। और जो कोबाल्ट NH3 कंपाउंड है उसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट +3 में और अंदर 3 क्लोराइड आयन है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो वो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।